याद रखोगे। देखिए लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा पहले ही काम हो जाए। हुकूमत का फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे है, हुकूमत का फोकस जो है वो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत एक तवील अरसे तक सेम पेज का रोब डालती रही है, लेकिन आजकल हुकूमती वुज़रा बड़े ज़ोरों शोर से ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हुकूमत कायम दायम है और अपनी जगह पर मौजूद है। हर कोई यही यकीन दिला रहा है कि 5 साल पूरे होंगे, अलबत्ता अगले 5 साल के बारे में किए जाने वाले जो दावे हैं उनमें अभी कमी आ गई है। दूसरी जानिब अपोजिशन 3.25 साल से हुकूमत को घर भेजने के लिए बेताब थी, अब एक बार फिर यलगार के लिए तैयार है। एक दफ़ा फिर चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हल्ला बोलने की बातें और प्लानिंग चल रही है। ऐसा करने की वजह ऑपोजिशन के मुताबिक सेम पेज सेम लाइन के मंत्रा को आजमाना है कि ये अपनी जगह बरकरार है या नहीं। ऑपोजिशन के इस एतमाद की वजह है हुकूमती इत्तेहाद में पड़ने वाली फूट। इत्तेहादी कह रहे हैं कि हम फैसलों में शामिल नहीं तो उसका बोझ क्यों उठाएं। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का बोझ अब इत्तेहादी उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब इन हालात में हुकूमत फिर दावे कर रही है कि अगले हफ्ते मुश्तरका इजलास बुलाने जा रही है। अब ऐसे हालात में जहां ये अंदाज़ा भी ना हो कि अपने अरकान या इत्तेहादियों में कौन कहां खड़ा है, तो फिर हुकूमत ये रिस्क लेगी या फिर वही बात कि हुकूमत महज अपने होने का एहसास दिला रही है। ये कुछ जो सवाल हैं पूछेंगे हम अपने पार्टिसिपेंट से। पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हाजिज दामड़ा साहब बड़े दिनों बाद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो आलिया हमजा साहिबा से शुरू करती हूँ। आलिया हमजा साहिबा, जैसे कि अब आए दिन जो है वो आपके इत्तेहादियों की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी हम फैसला साजी में जो है वो शामिल नहीं हैं, फैसलों में हम शामिल नहीं हैं, इसलिए हम इस जो ये जॉइंट सेशन था उससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, और फिर आपको जॉइंट सेशन जो है वो मौखर भी करना पड़ा। अब और ये सिर्फ चीज़ जो है ये इत्तेहादियों तक जो है वो लिमिटेड नहीं है, आपके अपने जो लोग हैं, आपके अपने MNAs हैं, आपके अपने लोग हैं, वो इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। आप क्या कॉन्फिडेंट हैं, जो अभी खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते शायद आप जॉइंट सेशन बुलाने जा रहे हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये मामला तय पा जाएंगे, और अगर हैं तो ये कब बुलाया जा रहा है जॉइंट सेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इत्तेहादी बिल्कुल इसी तरह जैसे एक फैमिली मेंबर होता है, जैसे हमारे कोई बहन भाई होते हैं और बहन भाइयों में भी इख्तलाफ राय होता है, और मेरे ख्याल में इख्तलाफ राय तो अच्छी बात है कि हमें अगर किसी बात पर इख्तलाफ है और उनके अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं या उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम तैयार हैं उनके साथ बैठकर उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए। गुलाम सरवर खान साहब कल ये कह रहे थे कि इत्तेहादी जो हैं वो बस वजारतें लेने के लिए काम करते हैं, और जब हुकूमत मुश्किल में आती है तो वजारतों के लिए किया जाता है। उनकी तरफ से तो ये कहना, इवन कल डॉक्टर जरका साहिबा मेरे प्रोग्राम में थी, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि ब्लैकमेलिंग होती है इत्तेहादियों की तरफ से। देखिए जी, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी, ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोस को समझते हैं, उन्होंने भी अपने हलकों में जाना है, वो भी अवाम को उसी तरह से जवाब दे हैं जिस तरह से हम जवाब दे हैं। तो बिल्कुल उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एज ए इत्तेहादी, एज ए एलाइज, एज ए फैमिली मेंबर ऑफ PTI, और खान साहब जिस तरह से ही इज द हेड ऑफ दिस फैमिली, तो वो सारे उनके साथ देखिए एक मुशावरत का प्रोसेस होता है हमेशा, और वो एक मुशावरत का प्रोसेस जारी है, और उसी मुशावरत के खुद भी चीमा साहब ने भी टीवी प्रोग्राम में आकर कहा है कि हमने इनको यही कहा था कि आप हमें शाम को ब्रीफिंग दे रहे हैं और अगले दिन अगर वोट देने का कह रहे हैं तो हमें अपनी क़यादत से मशवरे करने। तो ये सारा मशावरती एक अमल जारी है, और देखिए जहां तक ये है हर किसी को उसके हक की वजारत मिलती है, उनके जितना पोर्शन था उनको उसके लिहाज से वजारत मिली है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म का भी हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ राय है, और हम यही समझते हैं कि हमें इत्तेहादियों को इस पे साथ लेकर चलना चाहिए। और ये जाहिर है, देखें एक चीज मैं आपको बता दूं, कानून साजी जो है वो एक कौमी मसला है, ये कोई सियासत का मसला तो है नहीं, और जो हम कानून साजी करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी अपना खून नैब के कवानीन को देख लें, हम चाहते हैं जी नैब के कवानीन को देख लें, सियासत तो है जी, हम बिल्कुल नैब के
नहीं, बिल्कुल उसमें सियासत नहीं है। मैं यही बताने लगी थी। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों का देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनके खून पसीने की कमाई के ऊपर हमारा मुल्क चल रहा होता है। उन्हें बिल्कुल वोट का हक देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम क्यों लाना चाहते हैं? हर किसी को ये एतराज होता है, धांधली धांधली का रोना, सारी जमातें रोती हैं। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हर पार्टी का हिस्सा है और हर पार्टी के मंशूर में रहा है। ये इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को देख लें, और जिस तरह से नैब के अमेंडमेंट है, क्या जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो यही रोना वो नहीं रोते थे कि काश हमने नैब में अमेंडमेंट कर ली होती, या मुस्लिम लीग जब उनकी हुकूमत गई तो वो भी यही चाहते थे कि नैब में अमेंडमेंट कर लें। मैं आपका पॉइंट अली साहब को और धामरा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। अली साहब, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि ये प्योरली जो है ये इस एक मामला जो है ये इससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है? नैब का ऑर्डिनेंस हो जाए या ईवीएम्स हो जाए, इससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है? या अगला इलेक्शन जो है उसको सिक्योर करना, कोई जो है सिक्योर करना वीज़ावी पीटीआई, बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा लेन देन हो रही है कि नैब की केसेस जो हैं वो उसका अफेक्ट जो है वो अपने केसेस पर आएगा ज़्यादा 6 अक्टूबर के बाद। लाइकवाइज जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो वोट कास्ट करने का इजाज़त देने का मामला है, उसमें भी इंटरनेट वोटिंग का आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है मैनिपुलेशन हो सकती है। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मारिया गुजारी ये है कि पहली बात तो ये है कि ये अगर कहना कि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कोई नॉन पॉलिटिकल बंदा ये बात करे तो ये उसकी तो अप्रोच हो सकती है। जाहिर है ये लोग ये बात करते हैं, और अगर ये मोहतरमा ये बात फरमा रही हैं तो इसका मतलब है कि ये ठीक अपने ताईं इनकी जो मतलब है कि सोच है वो ठीक है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए नहीं आए। ये पहले ऑलरेडी एक आरटीएस सिस्टम के जरिए आए। ये पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात नहीं है। हम तो डे वन से ये कहते हैं, और जब जनरल इलेक्शन हुए थे उसके फौरन बाद ऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ऑपोजिशन की, उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक प्रोटेस्ट किया था इलेक्शन कमीशन के बाहर। और ये इलेक्शन जो 2018 के हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के जो है मतलब है कि सबसे ज्यादा मुतनाज़े और सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन है। दूसरी बात यह है कि ये अभी इत्तेहादियों की बात फरमा रही थी। देखिए, इत्तेहादियों को अगर इन्होंने एतमाद में लेना था, इन्होंने जॉइंट सेशन कॉल कर लिया और फिर ये कह रहे हैं कि हमने इत्तेहादियों से बात की। जाहिर है उससे पहले इन्होंने इत्तेहादियों के एतमाद में लिया होगा, और अगर नहीं लिया तो इसका मतलब है कि ये समझते थे कि जहां से इनको इशारा आता है उधर से इत्तेहादियों को भी इशारा। तो इत्तेहादी तो यही कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया, खा वो पीएमएलक्यू हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, दोनों का यही बयान था कि हमें तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बिल्कुल मारिया, उन लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन्होंने एतमाद में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनकी ये इनकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। ये समझते हैं कि जिधर से इनको इशारा होता है तो इत्तेहादियों को भी इशारा हो गया होगा और वो ऑटोमेटिकली हमें वोट दे देंगे। आखिर वो पॉलिटिकल पार्टी ने इस वक्त मारिया सूरत-ए-हाल ये है कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके जब इनका बजट आया था और उसके बाद भी इनकी अपनी पार्टी के लोग जो है वो खड़े होकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। आप इत्तेहादियों को तो छोड़ दें, लोग ये समझते हैं कि हम हल्के में जाकर जितनी करप्शन और जितनी महंगाई है हम उसको फेस नहीं कर सकते। अटक से एक एमएनए इनके, आपको पता है कि वो उन्होंने ओपनली मीडिया पे बयान दिया आकर कि भाई करप्शन बहुत बढ़ गई है और हालात बड़े खराब हैं। और अब तो देख ले कि पाकिस्तान माशी तौर पर तकरीबन मतलब है तबाही के दहाने पर नहीं है, तबाही के कुएं के अंदर गिर चुका है। और ऐसे में आपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लिए, फिर ऊपर से ये जो कवानीन पास करवाना चाहते हैं, चूंकि इनको पता है कि अगर फ्यूचर में कोई इनको मतलब है कि छू मंतर के जरिए चीज जितवा सकती है, कामयाब करवा सकती है, तो वो ईवीएम मशीन है। लेकिन ईवीएम मशीन के ऊपर आपको पता है कि पूरी दुनिया के बहुत सारे मुमालिक 18 के 19 मुमालिक थे, जिनमें से 10 ने छोड़ दिया इस सिस्टम को और जर्मनी ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन की। आज ये जादू का डिब्बा लाना चाहते हैं अगला इलेक्शन चुराने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये इनके दान कम। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो नैब के ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, क्या ये मुल्क ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया जाएगा? ये तो क्लियर कट एनआरओ है जो कि जाहिर है इन्होंने चीनी और आटा चोरी के लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, अपनी एटीएम मशीनों को प्रोटेक्शन देनी है, उनको ये एनआरओ दिया गया है। और पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा धामरा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं।
तामड़ा साहब, आप क्या समझते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है जिस तरह आलिया साहिबा कह रही हैं, या इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है? अगर नैब का मसला देख लिया जाए, ओवरसीज पाकिस्तानीज का मसला देख लिया जाए, ईवीएम्स का मसला देख लिया जाए, क्या आप क्या समझते हैं? आलिया साहिबा कह रही हैं इसमें तो कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। देखें, मेरे भी वही मेरा मौक़िफ़ है जो भी गौर बलोच साहब का है कि हम सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हुए, गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हुए, इसको अगर हम सियासत ना कहें तो क्या कहें, मगर इशू ये है कि जिस तरह आपने पहले सवाल किया था मैडम से कि इत्तेहादियों की जो नाराज़गी है, पहले अगर अपोजिशन कोई बयान भी देती थी तो ये बयान देते थे कि जी अपोजिशन हमें चलने नहीं देती, मगर इन्हीं के वजीर कहते थे कि जी ये हुकूमत बड़ी खुशकिस्मत है कि उसको एक मरी हुई अपोजिशन मिली है। इट मीन्स कि हमने आपका जो वादे किए थे आपने अवाम से, उसमें कोई रुकावट अपोजिशन ने नहीं डाली। आपको फुल टाइम दिया कि आप अपने वादों पे जो है वो अमल करते जाएं, मगर अगर बुनियादी तौर पर आप नाअहल हैं तो उसमें अपोजिशन का कसूर कहाँ से आया? मगर आप नाअहल से नाअहल तरीन हैं, इसलिए आपके इत्तेहादी भी आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में डूबती हुई कश्ती से इस तरह ही जब छलांगे कोई लगाना शुरू कर दे तो समझें कि कश्ती में सुराख है। और ये इत्तेहादियों का भी मामला नहीं है, इनकी पार्टी के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, पार्लियामेंट के अंदर इनके अराकीन की तकारीरें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले तमाम पार्लियामानी जो इजलास होते थे उनमें इनके अराकीन जो हैं वो गायब होते थे। ये कानून साजी अब कर नहीं सकते, ये कौमी असम्बली का कोरम पूरा नहीं कर सकते, और अभी ज्वाइंट सिटिंग जो है, अगर ये इतने ताकतवर हुक्मरान हैं तो ज्वाइंट सिटिंग कैसे इन्होंने ख़त्म कर दी और अब नेक्स्ट वीक करवा रहे हैं? तो ये सारे ऐसे मामला हैं ये कमज़ोर पड़ चुके हैं, और कमज़ोरी का मेन सबब ये है कि बुनियादी तौर पर ये नाअहल हैं, ये हुकूमत नहीं चला सक रहे हैं। इसके बाहर से कौन कितनी मदद कर सकता है? अच्छा आली साहब, जब तक अपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे, आप जब जो अरस्तु टाइप आपने लोग लेके आए और कौम को कहा कि वो इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे, तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का कोई विजन नहीं है। उस बेचारे को कोई पता नहीं होता कि 2020 में टीएलपी के साथ जो मुआहिदा हुआ उसको भी उसका पता नहीं था। अब इनके वजीर दाखिला कह रहे हैं कि मैं हल्फन कहता हूं कि अभी जो रिसेंटली टीएलपी से मुआहिदा हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर को कुछ पता नहीं, वजीर दाखिला को कुछ पता नहीं, वजीर खजाना 5-5 तब्दील हो जाते हैं। इसमें अपोजिशन का कहां से कसूर आया? राइट। अच्छा आली साहब, यही जो बात धामड़ा साहब कर रहे हैं उसको आगे लेके चलती हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जॉइंट सेशन है उसका वो एक लिटमस टेस्ट के तौर पे जो है वो सर्व करेगा कि हुकूमत की जो ताकत है वो कहाँ खड़ी है। मैं पिछले सेगमेंट में मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जॉइंट सेशन क्या बुलाने जा रहे हैं? क्या आपको वो एतमाद मिल गया है? कब बुलाने जा रहे हैं जॉइंट सेशन? देखें जी, जॉइंट सेशन का जब भी ऐलान होगा मारिया, वो सबको पता चल जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में हमारा पूरा इरादा है कि हम जॉइंट सेशन बुलाएं। अब मैं जरा बात कर दूं, मेरे भाई बात कर रहे थे अली गौहर साहब, आरटीएस कौन लेकर आया था? हुकूमत तो इनकी थी, लाने वाले तो ये थे, तो ना अहल कौन हुआ अगर आरटीएस नहीं चला? इलेक्शन कमिश्नर तो इनका था, इलेक्शन कमीशन का अमला लगाया तो इनका था, तो फिर हम कहां से ना अहल हो गया? अगर आरटीएस बैठ गया था तो ऐसा सिस्टम क्यों लेकर आए थे कि बाद में धांधली का शोर डालें? मसला सारा ये है कि हम चीखते रहे 4 हल्के खोलें 2 साल तक हम सड़कों पे जब तक नहीं आए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, 4 हल्के खुले, बेजाब्तियां निकल आई। इन्होंने पहले दिन आकर पार्लियामेंट में शोर मचाया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पार्लिमानी कमेटी बनाई, इनसे नाम मांगे, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, पूछा हल्कों के नाम बताएं, आए बाएं। अच्छा, फिर आपके पास इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब धांधली का नारा लगाया था ना 2013 में, 120 पिटिशंस जमा कराई थी, 13 पिटिशंस जमा कराई है पीएमएल-एन ने और 17 पिटिशंस जमा कराई है पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। ये तो इनका धांधली के ऊपर मौकफ है, जिसके बारे में मैंने आपको फिगर से बता दिया। फिर ये हमें कह रहे थे सिलेक्टिव फोन का इंतजार, कहां से आ रहे हैं, कौन लेकर आए हैं, कौन सी बेसाखियां। मैं बताती हूं बेसाखियां कौन सी थी। ये जनरल जिया, जनरल जिलानी, किनको लेकर आए थे? अभी भी कौन इस इंतजार में बैठता है गेट नंबर 4 के बाहर सीवी पकड़ के? कौन इस पे बैठता है कि जी बोतल पकड़ के चीफ के आगे पीछे फिरे? कौन 2013 के अंदर बुरके पहनकर जो है वो गेट नंबर 4 पे जाता था? कौन आया था जब कोरोना हुआ था? भागता लंदन से यहाँ पर आके लैपटॉप के आगे फोटो सेशन कराने के लिए। बात सिर्फ 1 सेकंड, मारिया सिर्फ 1 सेकंड। जी जी
इनको पता है ये किस बात पे खुश हो रहे हैं, मतलब सारी दुनिया को वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। क्या मतलब है? ऑपोजिशन कौन किसकी मुलाकातों का रोज जिक्र करके ये आवाम को जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। बात कौन गया था आपको भी पता है ना? मैं बता देती हूँ, मुझे कौन सा डर है। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार एक सेकंड, मैं तो कह रही हूं 2013 के अंदर बुर्का पहन के चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब गेट नंबर 4 पे जाते रहे थे। सुहेल वड़ाइच साहब को आपने जो शहबाज शरीफ साहब है उनका इंटरव्यू है जो उन्होंने कहा था मैं तो 2018 से पहले अपनी कैबिनेट भी फाइनल कर चुका था। ये मैं तो नहीं कह रही। फिर ये शेरवानी पहनने भागते भागते लंदन से शहबाज शरीफ साहब आके लैपटॉप के आगे बैठ के कोरोना को कंट्रोल करने लगे थे। अभी ये चहलकदमी करते करते इन्हीं के लोगों की न्यूज है, चहल कदमी करते करते कहां पहुंच रहे थे। बात सिर्फ इतनी है, जो हुकूमत आई है अवाम के नुमाइंदे के तौर पे, हम 25 साल की मेहनत के बाद यहां तक पहुंचे थे। आप अब जितनी मर्जी कोशिशें कर लें। आप कहते थे पहली दफा हमारी हुकूमत आई, आपने आते ही कहा 3 महीने में जा रही है, फिर आपने कहा 6 महीने में जा रही है, फिर आपने कहा 1 साल बाद चली जाएगी। 2 साल बाद आपकी पीडीएम हमें आर या पार इसी नवंबर और दिसंबर में, हमने तो इस दिसंबर से अगला सूरज नहीं देखना था। उसके बाद भी सारी दुनिया ने देखा कि पीडीएम का मसला मारिया एक ही है। इमरान खान साहब इतनी हिम्मत और जुर्रत के साथ अपनी 3 सीटों के साथ इस नाअहल जो ये पुरानी 2013 से 18 की हुकूमत थी उसके अगेंस्ट हम तनो तनहा खड़े होकर हमने ऑपोजिशन की है। आज भी इनको 11 पार्टियों के इत्तेहाद की जरूरत है हमें गिराने के लिए और एक जमहूरी हुकूमत के ऊपर शब खून मारने के लिए। बात तो सादा सी है, वो बात यह है कि इमरान खान साहब सच्चे नडर सादिक अमीन कल भी अकेले खड़े थे, आज भी चोर करप्ट ऑपोजिशन उनको गिराने के लिए मुत्तहिद होकर भी उनको गिरा नहीं पा रही। 3 साल गुजर गए, 2 साल रह गए, ये यही शोर मचाते रहे। नवंबर के नवंबर जिसे कहे ना, हमें ये ताना देते थे ना 1-1 मिनट का एहतजाज का जुम्मे के जुम्मे, तो अब ये उसी तरह का एहतजाज जलसियों के फॉर्म में करे। ये हुकूमत नहीं जाने वाली, ये इनको भी पता है। और इंशाअल्लाह ताला, आप कह रही थी ना, मैं आज स्ट्रांगली ये कहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से अगला इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी आएंगे और ये इसी तरह सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा अली साहब, अगला इलेक्शन भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा और आप बुर्का पहन के गेट नंबर 4 के बाहर ही रह जाएंगे। देखें डॉक्टर साहिबा, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है मोहतरमा ने, बड़ा मतलब है ना कि, और मतलब है कि मैं जवाब देने के लिए बेताब हूँ। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया है। देखिए गुजारिश ये है कि ये मतलब इनकी भी बातें सुन के बड़ी हंसी आती है। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, एक ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें 12 में से 11 सीटें ये जनाब जो मोहतरमा एक ही सांस में बहुत ज्यादा बातें कर रही हैं स्पीड के साथ, 11 सीटें इन्होंने हारी हैं। ये कहते थे कि परवेज खटक साहब की तोती बोलती है अपने हल्के में, कोई चीफ मिनिस्टर है ये वो। आपको पता है कि वहां पर केपीके में नून लीग के कैंडिडेट ने उनको उनकी हुकूमत के टाइम में इनको शिकस्त फाश दी। आपने देखा कि कराची में जो वो मतलब है कि ये सीट वाडा साहब ने खाली की थी, जो कि शहबाज शरीफ साहब को धांधली के जरिए हराया गया था, उस सीट पर ये एक्सपोज हुए और वहां से कराची की आवाम ने इनको किक आउट किया और 6ठे नंबर पर जनाब इनका कैंडिडेट आया है। ये इनकी कारकर्दगी। और फिर आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में देखा कि पंजाब ने इनको क्लीन स्वीप किया और मतलब है कि हुकूमत में होते हुए इनको शिकस्त दर शिकस्त हुई। अच्छा तो अली साहब, लेकिन आप फिर इसका मतलब वो जो बुरके वाली बात है, बुरका पहन के तो कोई बाहर नहीं खड़ा होगा ना गेट नंबर 4 के, वो तो नहीं होगा फिर अगली दफा। देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का मैंडेट है, हमें कोई बुरका पहनने की और कोई गिलाफ ओढ़ने की जरूरत नहीं। बुरके पहनकर और मिन्नतें करके इक्तदार इन्होंने लिया, हमने वोट की इज्जत के लिए स्टैंड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता है मांगे दौल हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए। आज एनआरओ इनकी एटीएम, आपने देखा कि इमरान न्याजी ने अपनी बहन को एनआरओ दिया, इन्हीं बैसाखियों के सहारे उसने अपनी एटीएम, जिन्होंने खुसरू बख्तियार जैसे लोग जिन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान के लूटे, वो अपना दूसरे जो आटा चोर और चीनी चोर अपने दाएं बाएं जो बिठाए हुए थे। फिर ये तो इस हद तक मतलब है कि इन्होंने हरकतें की, पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा है कि कोरोना की जो खैरात, डॉक्टर मारिया साहिबा जो मतलब है कि खैरात में
बाहर के ममालिक ने हमारी सपोर्ट की और वो हमें फंड दिया, वो भी गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया, उस पर भी ऑडिट पैरस बन गए। फिर इनका एक वो मिनिस्टर है वो जो KPK से बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े ऐलानात करते थे, हर किसी को चोर चोर का नारा लगाते थे, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया कि इन्होंने किकबैक्स लिए हैं। अभी इस दौर में सिर्फ नैब न्यादी गठजोड़ के जरिए आप इमरान न्यादी, आप ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए ये जो नैब के कवानीन लेकर आए ये पास करवाना चाहता है ताकि अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ दे। और जिस पर और ये सब सादिक और अमीन की बात की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान न्यादी और इसके चीफ मिनिस्टर को वोट चोर का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इसके हाथ में पकड़ाया है। सर्टिफाइड, ये वोट चोर कहता है कि मैं सादिक और अमीन हूं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भूल गए और ख्वाजा साद रफीक की बेल वाले केस में चले पॉइंट आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आज दामड़ा साहब की तरफ जाऊंगी क्योंकि कुछ आज बातें जो है खुर्शीद शाह साहब ने की हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह जो है चीज़ें आगे चलेंगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज खुर्शीद शाह साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहा उन्होंने और इस हुकूमत के बारे में क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा पहले ही काम हो जाए। नून लीग में कोई दो धड़े नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। हम बात करेंगे तो मिल के करेंगे। अब भी जो पार्लियामेंट में बात हो रही है, क्या वहाँ मरियम औरंगजेब नहीं है, हमारे नवाज शरीफ नहीं है, वो भी मौजूद है। मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, न मेरा क्रेडिट है। क्रेडिट हम सब का है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती। अच्छा दामड़ा साहब, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगी, मतलब घर भेजने का हुकूमत को जो तरीका है वो तो जाहिर है कि कवामी प्रेशर आए उससे हुकूमत घर जाए, या इन हाउस तब्दीली आए, अदम एतमाद आए, उसकी तरफ भी आप नहीं जा रहे, तो फिर ये क्या होगा? कोई जादू होगा, क्या होगा, किस तरह जाएगी हुकूमत घर? देखिए, मैंने पहले ही आपको पहले सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि इस हुक्मरानों की कश्ती में सुराख हो चुका है, इसलिए उनके इत्तेहादी भाग रहे हैं। इत्तेहादी अपनी जगह पे, मगर इनके अपने मेंबरान जो हैं वो इनको बड़ी तेजी से छोड़ के जा रहे हैं। इससे पहले एक जो मैडम ने बात की थी कि अगली इलेक्शन में भी PTI आएगी, तो मैं कह रहा हूँ इस्तग़फ़ार पढ़े मैडम, इस कौम को इतनी बड़ी बद्दुआ ना दें कि अगले 5 साल भी ये मुल्क जो है वो PTI हुकूमत को बर्दाश्त करे। और आप अगर इस बात में खुश हैं कि आप कहते थे कि 6 महीने में हुकूमत जाएगी, नहीं गई, 1 साल में जाएगी, नहीं गई, अगर आप इस बात में खुश हैं कि आपकी हुकूमत नहीं जा रही, तो ये 2 साल भी आपको मुबारक हो, आप हुकूमत करें, मगर इस कौम पर रहम करें इस कौम के बेचारे पे, कि वज़ीर आज़म चेंज कर दें। हो सकता है कि आपकी पार्टी में से कोई समझदार आदमी हो और बाकी जो आपके 1.5 साल बचते हैं वो कौम को कुछ रिलीफ मिल जाए। तो हमारी तरफ ये आज ड्रामा गुजारिश है। अच्छा, लेकिन दामड़ा साहब, चलें ये सियासी बयान तो अपनी जगह के जी, कश्ती में जो है वो सुराख हो रहे हैं वगैरह वगैरह, अगेन सवाल वही है कि फिर क्या आप अगर कश्ती में सुराख हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि वीक हो रही है हुकूमत, वीक फुटिंग पे जा रही है, अदम एतमाद की तरफ जाएंगे ना? क्या अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था जब हम PDM का हिस्सा थे कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, पंजाब से लाना है और फिर फेडरल में लाना है। तो वो बात हमारी जो इत्तेहाद था उसने मानी नहीं और हमें इत्तेहाद से अलग किया गया था। मगर अब माहौल वही जुड़ रहा है कि तो सबसे पहले सेनेट से क्यों नहीं शुरू करते सर? वहाँ से शुरू करें। जाहिर, जब हम लीडरशिप बैठेगी तो गौर और फिक्र के साथ बैठेगी और हो सकता है कि सेनेट की बारी पहले आ जाए। ये तो बात का मसला है कि जब हम बैठेंगे तो एक बार फिर इस अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, मैं ज़रा इसी पे कमेंट ले लूँ अली साहब का, फिर अली की तरफ चलती हूँ। अली साहब, क्या आप खुर्शीद शाह साहब की बात से मुत्तफ़िक हैं जो बात कर रहे हैं कि जी कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगी और हुकूमत जो है वो खुद ही चली जाएगी, अदम एतमाद की भी कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर करना हो तो सबसे पहले सेनेट से शुरू करें, वहाँ तो ईजी एक गेम है आपके लिए। क्या ये आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, इन तमाम मामलात के ऊपर मशावरत चल रही है। अपोजिशन की पार्टी पिछले दिनों में भी आपको पता है कि जब एक इन्होंने बिल पेश, हमारी पार्टी के एक MNA हैं जावेद अली शाह साहब सरगोदा से,
उन्होंने एक बिल पेश किया, तो और आपको पता है कि इनको बहुत बुरी तरह से डिफीट हुई है हाउस के अंदर भी। उसके बाद पिछले वीक में 2 हमारी जॉइंट ऑपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई हैं और उसमें हमारे तमाम मेंबरान, इवन सेनेटर भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें तमाम अपोजिशन की पार्टी थी, वो मतलब मीटिंग हुई और वो बड़ी कामयाब रही और हमारी तादाद पूरी थी। गवर्नमेंट को ये इसीलिए ये भागे हैं और इन्होंने इसीलिए जॉइंट सेशन किया क्योंकि इनके बंदे पूरे नहीं हैं। इत्तेहादी तो दूर की बात, इनके अपने मेंबर भी खिसक चुके हैं काफी, तो इसलिए अब ये दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं। और उसके बाद अब आपने देखा है कि वो वाडा साहब वाला भी फैसला आ गया है। हालात वाकयात ये, क्योंकि देखें आफ्टर ऑल जिन लोगों ने इनकी पार्टी के टिकट लिए थे, जब उन्होंने देखा है कि हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर तबाही के दहाने पहुंच चुका है, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, सिर्फ इमरान खान न्याजी की ATM मशीनों ने जो पाकिस्तान का पैसा लूट के अपनी जेब में डाला और उनको अब ये NRO देने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने हैं। वो तो पहले इसीलिए उस कश्ती पे चढ़े थे जब सारा ड्रामा ढोंग रचाया गया, जनूबी पंजाब के लोगों को अलग किया। किधर गया वो जो सूबे का वादा करते थे? किधर गई वो यूनिवर्सिटी जो कहते थे वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बन जाएगी? किधर गई वो गवर्नर हाउस की दीवारें जो करते थे, गिरा देते थे और कहते थे कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। अरबों की क्या इन्वेस्टमेंट, वो मतलब हजारों में भी इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आई। वो नौकरियां किधर गई? वो 50 लाख घर किधर गए? मकसद है कि झूठ पे झूठ और उल्टा आपने बेरोजगारी कर दी, आपने मुल्क में महंगाई कर दी, आपने मुल्क में करप्शन का राज कर दिया, आपने 2 करोड़ लोग इस वक्त पॉवर्टी लाइन से नीचे 1 साल में गए। आज भी मैं अखबार पे पढ़ रहा था, जो वीकली रिपोर्ट आती है हमारी, आप खुद माशाल्लाह एक सहाफी और आपका एक नाम है, वीकली जो रिपोर्ट आती, कोई हफ्ता ऐसा नहीं, हर हफ्ते एक परसेंटेज लिखी होती है, इस हफ्ते में इतनी महंगाई बढ़ी, इस हफ्ते में इतनी महंगाई बढ़ी। तो लोगों का तो इन्होंने जीना मुहाल कर दिया है। ना इनके पार्टी के लोग इनके साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, यकीन करें कि वो भी दूसरी पार्टी की टिकटों की तरफ देख रहे हैं। अगर उनको कोई ऑप्शन मिले तो 1 मिनट इनके पास रुकने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख लें कि किस बुरी तरह से इनको ज़िमनी इंतखाबात में जब भी शफाफ इलेक्शन होंगे तो इनकी सिक्योरिटी जब्त होंगी। ये हालात हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड के रियलिटी है। और इंशाअल्लाह ताला आप जॉइंट सेशन में देखेंगे, हम तो कहते हैं कि ये बुलाएं, ये बुलाते क्यों नहीं है? रातों रात भाग गए, अपनी शिकस्त देखी तो भाग गए। अब ये कहते हैं कि हमने ऑपोजिशन को लेटर लिख दिया स्पीकर ने। अब लेटर लिखने का क्या फायदा अगर आपकी जी आ रही है, आपके तरफ आ गई जी, ठीक है। चलिए अली साहब का पॉइंट आ गया। अली साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं जी। मारिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ ना, मैं आज इनको फैक्ट से जवाब देती हूँ। ये रोज आके शोर मचाते ना, फैक्चुअल बात ये बिल्कुल नहीं करते। इन्होंने कहा ना चीनी चोर, मैं बताती हूँ चीनी चोर कौन है फैक्ट से। चीनी चोर वो है जिन्होंने 2014 से 2015 तकरीबन कोई 0.5 मिलियन टन के ऊपर 6.5 बिलियन की सब्सिडी दी। किसे दी? अपनी मिलों को। 2015 से 16 के दरमियान 0.5 मिलियन टन के ऊपर 6.5 बिलियन की सब्सिडी दी अपनी मिलों को। चीनी चोर ये हुए। 2016 से 17 के अंदर 2.45 मिलियन टन के ऊपर इन्होंने 20 मिलियन की सब्सिडी दी, इन्होंने दी। आज ये जो शोर मचा रहे हैं ना, 1.5 अरब की सब्सिडी दी गई थी जो ये लोग कमिट करके गए थे, और 1.5 अरब की सब्सिडी दी गई थी जिसमें इनके मिलों का, जो इनकी 9 मिले वो भी पूरा का पूरा कमाई करके गई थी। तो ये क्या ये रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं और आकर यहां पर कह देते? वर्ल्ड बैंक आपका कह रहे हैं कि आपका पॉवर्टी जो इनके दौर के अंदर ज्यादा था आज वो 4.8 के ऊपर आ गया है और आगे वो और प्रेडिक्ट करे कि वो कम हो गए। ये आके बोल देते हैं, रिपोर्ट ये बताते नहीं है। फिर इन्होंने जब ये कहा, मैं सिर्फ इतना सवाल करती हूं, मरियम नवाज इनकी लीडर है, मरियम नवाज पे औरत कार्ड ये लोग खेलते हैं। जब औरतों के हकूक के लिए कानून पेश होता है तो बगैर पढ़े ये उसके अगेंस्ट वोट करते हैं। तो तारीख तो इन्हें इस नाम से याद करेगी कि एक पार्टी जो औरत का जिसकी हुक्मरान, जिसकी कब्र, जिसका कफन, जिसका मकबरा ये बेचते हैं, पीपल्स पार्टी, वो औरत के हकूक के अगेंस्ट खड़े होते हैं। मरियम नवाज जिनकी लीडर है वो औरतों के हकूक के अगेंस्ट होते हैं। फिर इन्होंने कहा वोट चोर। वोट चोर वो है जो शाहिद खान अब्बासी साहब बड़ा आकर टीवी पर कहते रहे धांधली तो हर इलेक्शन में होती है, हम तो हर इलेक्शन
इलेक्शन में धांधली करके आते तो वोट चोर हुए। फिर इन्होंने कहा मुझे लगता है इन्हें लोकल बॉडी में जेहलम की हार भूल गई है, लोकल बॉडी में गुजरात की हार भूल गई है, लोकल बॉडी में गुजरावाला की हार भूल गई है, लोकल बॉडी के अंदर इन्हें सियालकोट की हार और पीपी के इलेक्शन में इन्हें सियालकोट की हार भूल गई है। इन्हें जरा याद करा दे, इन्हें सेंट्रल पंजाब में हम डेंट लगा चुके, जो ऑलरेडी सेंट्रल पंजाब की ही पार्टी थी। सिर्फ एक सेकेंड, उसके बाद जब ये बात करते हैं ना, आप ठीक है, आप दोनों का अपनी जो आप एक स्टेटमेंट दे रही हो उधर से उसका जो है रिबटल आएगा। मेरा मुझे पूरी बात करने दें। नहीं, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें रह जाती है ना। आपने कहा कि चीनी की आपने बात की, रिपोर्ट्स की बात की, शुगर कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, उसमें 40% जो सब्सिडी गई है वो आपने तरीन ग्रुप और खुसरो बख्तियार साहब की जो फैमिलीज हैं उनको दी। आप कह रहे हैं कि ये चीनी चोर है। मैं मान लेती हूं चीनी चोर है। चोरों के दौर में 52 और आपके दौर में 160, ये समझ नहीं आती। फिर अवाम किसको, फिर तो अवाम यही कहेंगे ना चोर बेहतर हैं। हैविंग सेड दैट, आप बात कर रही हैं वोट चोरी की बात, एक सेकंड, उसको किस तरह देख रही हैं आप? देखिए जो अभी इन्फ्लेशन, देखिए जी मेरी एक बात सुने, मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ सारा कुछ। आज जो चीनी है वो 90 रुपीज पर केजी के, और 10%। देखिए मैंने इन्हें आपने 2 दफा की टर्म दिया, अब मुझे बात करने दो और इन्हें बड़ी खामोशी से सुने। हाँ जी मारिया, सिर्फ मुझे इतना बता दें, आज चीनी जो है इनके दौर में भी तो 130 रुपए की चीनी गई थी जब इनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर और पीपल्स पार्टी के हुकूमती वफाक के अंदर, और दोनों एक दूसरे से लड़ते थे। शुगर मिले इनकी, चीनी रोकने वाले ये, इनके उधर से हम चीनी के मिलों के ऊपर हम स्टॉक्स निकाल कर अवाम को दे रहे हैं, लाइबिलिटीज लेने वाले ये। तो हम किस तरह से ये आकर सिर्फ बात कर सकते हैं नैब डिपार्टमेंट का? मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर देखें, आली साहब उन पर नहीं आना चाह रही। 40% सब्सिडी जो है वो इनकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों को जो है वो दी गई है। चीनी की प्राइस 2018 में क्या थी और इस वक्त क्या है वो भी सबके सामने है। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। धामड़ा साहब की तरफ चलती हूँ। धामड़ा साहब ये बताइए, इस वक्त जो महंगाई की सिचुएशन है वो सबके सामने है, उसके ऊपर चाहे हुकूमत जो भी अपनी तौजीह पेश करे या उस पर जो भी एक्सक्यूजेस दे, वो लेट्स लीव दैट असाइड। अब हम ये पूछ रहे हैं कि आज आप एक तरफ कहा जा रहा है जी फ्रेश इलेक्शन हो, इनको घर जाना चाहिए, मान लिया चलें ये घर भी चले गए, फ्रेश इलेक्शंस भी हो गए, सब कुछ हो गया, आपके पास क्या मंत्रा है कि आप इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आप ये प्राइसेस नीचे लेकर आएंगे? क्या आपके पास जो है वो, क्या आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि हम भी हुकूमत में रह के आए और उन्होंने बड़ी तनकीदें की हैं हमारी माजी की हुकूमतों पे। ये कंपेयर करें कि आज पाकिस्तान में अगर नया पाकिस्तान लाने वाले हुक्मरान हैं तो सूरत हाल क्या है और पहले क्या थी। हमारे पास टीमें थी, इनके पास टीम नहीं है। हमारे पास मैनेजमेंट थी, इनके पास मैनेजमेंट नहीं है। ये कितनी भी बातें करते रहे मगर महंगाई वो महंगाई नहीं है जो पुराने पाकिस्तान वाली। नए महंगाई ने नए पाकिस्तान ने सांस निकाल दी। और अभी मैडम जो कह रही थी ना कि हम कह रहे हैं कि आप हुकूमत करते रहे, हमें हुकूमत से कोई नहीं है मगर आप कौन पे जरा रहम करें। हमारा इशू सिर्फ ये है। और अभी मैडम ने कहा कि मैं बताती हूँ कि चीनी का बहरान कहाँ से आया। जी आप बताएं ना कि चीनी का बहरान आपके वफाकी वजीर तिजारत के दौर में आया था। और वफाकी वजीर तिजारत कौन थे? आपके कायद इमरान खान थे, जिन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की चीनी बाहर जाए तो उसके बाद आप ही के इमरान खान, हम बचपन में डबल पार्ट फिल्म देखते थे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये चीनी बाहर किसने भेजी? रज़ाक दाऊद ने कहा कि जी आपने भेजी बहैसियत वजीर तिजारत। तो बहरान के जिम्मेदार तो इमरान खान है बहैसियत वजीर तिजारत, प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप नाहल है, आपको हुकूमत चलाने नहीं आती। इशू ये है, इशू अपोजिशन का नहीं है कि वो ये कहती है या वो कहती है। इशू ये है कि हम साइलेंट थे। आपके वजीर हमें ताने देते थे कि ये अपोजिशन जो है वो मरी हुई अपोजिशन है, उसके बावजूद भी अगर महंगाई चलती रहे। आप कहते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, उसके बावजूद भी महंगाई बढ़ती जाए। तो ये आपकी नाइल ही है ना, आप माने, तस्लीम करें, वजीर तिजारत से जवाब लें कि चीनी का बहरान उन्होंने जो बुनियाद रखी, आज चीनी का रेट जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। वो कौन थे? वो इमरान खान थे, इंचार्ज वजीर वो थे। ये कौन को पता है? आपके टॉक शो से मैं ना मानू वाली बात है, कुछ नहीं होना।
जी आली साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? हाँ जी डॉक्टर साहिबा, मैं तो सबसे पहले मैं इनकी बात को कंप्लीट कर लूं। इन्होंने कहा था ना बद्दुआ तब होती है, बद्दुआ तो तब होगी कि 35 साल अवाम को लूट के चले गए और उसके बाद इनको अब भी ये हुकूमतों में आना चाहते। तो मेरे ख्याल में तो इससे ज्यादा पाकिस्तान को बद्दुआ नहीं हो सकती कि 35 साल से ये तबाह करके गए। 5000 का डेस्क ये 30,000 में खरीद रहे होते हैं, अहल है ये बहुत ज्यादा। इनके आप देख ले जाकर कि वहां पर ना पानी है, पानी नलकों में तो आता नहीं है लेकिन पानी गलियों में आ जाते हैं। कूड़ा आप कराची इन्होंने कूड़ा ज़दा कर दिया, घर इन्होंने पानी के बगैर कर दिया, लाड़काना इन्होंने एड्स ज़दा कर दिया। अब ये पूरे पाकिस्तान को थर जैसा करना चाहते हैं, लाड़काना जैसा करना चाहते हैं, या कराची जैसा कूड़ा ज़दा करना। क्या अहलियत है इन लोगों की? इनके दौर के अंदर लिए गए कर्जों में से आज वापस हम कर रहे हैं। आज अवाम को रिलीफ देने के लिए ये मिले लेकर, और सबसे बड़ी बात इन्होंने चीनी की बात की, इन्हें ये पता है कि 20 बिलियन के साथ सिंध हुकूमत ने 4.5 अरब की सब्सिडी ओमनी ग्रुप को साथ दी थी। ये तो खा खा के इन लोगों का भरता नहीं है। अच्छा चले इनको लूट के ले गए। और अली साहब जरा इजाजत दें, ऐसी अली साहब जरा इजाजत दें, अली साहब आपको रिलीफ देने लगे, इजाजत दें, पर ये कमेंट करते हैं। अली साहब ये तो मैंने फिर भी ये कहा, आपकी बात हम मान लेते हैं, ये चोर है, ये डाकू है, पूरा टाइम देती हूं जब मैं बोलने लगती। जरा इजाजत दीजिए अली भाई, जरा इजाजत दीजिए। अली साहबा मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लोग अपनी बारी पे क्यों नहीं बोलते? शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है, क्या आपने ऑब्वियसली आप बहुत तैयारी करके आती हैं, हमने पढ़ी होगी, 40% सब्सिडी पर कैसे गई? पंजाब हुकूमत ने कैसे सब्सिडी दी आपके लोगों को, आपके सिटिंग मिनिस्टर्स की फैमिली को? मैं वही, यही तो बात है, यही तो मारिया अवाम को बताने की बात है, यही तो अवाम को बताने की बात है कि ये जो सच्चे बनकर आकर बैठते हैं अपने दौरों में, ये इन्होंने 6.5 एक साल, 6.5 अरब एक साल, 40% सब्सिडी दी। और ये जो 3 अरब की सब्सिडी का हम पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, उसमें से 1.5 अरब की सब्सिडी ये मंजूर करके गए थे। और इनको भी पता है कि सबसे ज्यादा, एक सेकंड, गन्ने के काश्तकार को पैसे ना देना आज भी जो चौधरी शुगर मिल है सबसे ज्यादा लायबिलिटी उनकी है। अभी तक उनकी लायबिलिटी, किस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाते। जखीरा ये लोग अपने गोदामों में करते, मिले इनकी जो लगी हुई है वहां से जखीरा और दोजी से हम निकाल के अवाम को रिलीफ पहुंचा रहे। जब ये चीनी की बात करते हैं तो सिंध हुकूमत क्रशिंग स्टार्ट नहीं करती है, जो उसे अक्टूबर में स्टार्ट कर देनी चाहिए, नवंबर तक वो स्टार्ट नहीं करती। बॉयलर 8 मिनट के लिए चलाती है, बॉयलर वो बंद कर देती है। ये किस तरह से अवाम को बेवकूफ बना रहे, अवाम को रिलीफ देने के लिए अगर हुकूमत कोई इकदाम करती है तो ये लोग अपनी मिलों के अंदर स्टॉक कर लेते हैं, चाहे वो ओमनी की मिल हो, चाहे शुगर की मिल हो। और दूसरी बात यह कि पूछे सिंध गवर्नमेंट से उन्होंने क्यों अभी तक शुगर की क्रशिंग स्टार्ट नहीं की। उन्होंने जब बॉयलर ऑन किए थे तो अपने बॉयलर उन्होंने 8 दिन के बाद क्रशिंग किए बगैर कह रही हैं। ये पिछले हफ्ते भी हमने सिंध गवर्नमेंट से पूछा कि अगर आपके पास जो है वो सिंध, अगर आपके पास चीनी नहीं है तो वफाक कह रही है कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप उनसे मांग नहीं रहे, उसकी वजह से सिंध में बढ़ा रहा है। ओरिजिनल रेट के क्या मसला है, कितना फर्क है? सबसे ज्यादा महंगाई कराची और हैदराबाद के अंदर है। वो 18वीं तरमीम तो इनको चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन्होंने वहां पर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करनी है। आपको फूलों के गुलदस्ते भेजे, बाकी पूरे मुल्क से आपको बड़ी मुबारकें आ रही हैं। आपको देखिए जी, 18वीं तरमीम करके सिंध को लूटना नहीं था, 18वीं तरमीम तो करनी है, लेकिन मरसू तालीम न देसू, मरसू सेहत न देसू, मरसू अवाम को मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेंगे हम। जी अली साहब, वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान नियादी, उसकी बहन अलीमा खान और इसकी जो ATM मशीनों की तवील लिस्ट है जिसमें खुसरो बख्तियार, देखिए इनसे कहें ये अपनी फिक्र करे, मरियम नवाज की या तमीना दुरानी की या नुसरत दुरानी की, ये ना आया करे पर्सनल, ना हुआ करे फैक्ट्स पे बात करे।
पाकिस्तान के अवाम आपके डॉक्टर साहिबा इनसे कहें फैक्ट्स पे बात करें, इन्हें कहें बताएं इन्होंने सब्सिडी नहीं दी और बताएं इन्होंने चीनी चोरों को सब्सिडी नहीं दी है, तब वो चीनी चोर नहीं थे, आज वो चीनी चोर बन गए। आलिया साहब मेरा ख्याल सब्सिडी का तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, आप भी नहीं जवाब देने के लिए तैयार, ना वो जवाब देने के लिए तैयार है। जी मैं आपको रिपोर्ट भेज रही हूँ, आपके रिपोर्ट चलाए ताकि अवाम को पता हो, ये जो रोज आके चीनी चोर शुगर कमीशन की रिपोर्ट कोट कर रही हूँ, आप बताएं आपने 40% नहीं दी दोनों फैमिली। मैं भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट में से ही आपको बता रही हूँ कि ये जब हुकूमत देने वाले थे और हमसे कई गुना ज्यादा सब्सिडी 40% गई कि नहीं गई, तो चीनी चोरों को तो सब्सिडी ये दे रहे थे। आलिया साहिबा 40% गई कि नहीं गई, ये शुगर कमीशन में है कि नहीं? साहिबा मुझे चलो उसको छोड़ दें, आपने जवाब देना देते हैं, आप छोड़ दें उसको, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए ऑपोजिशन इस वक्त नहीं आ रही। अच्छा ऑपोजिशन इस वक्त ये सवाल कर रही है और अवाम भी ये बात पूछ रहे हैं कि 1.6% इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो गिरी हैं, तो क्या अब 15 तारीख आने वाली है, क्या कौम को खुशखबरी देंगे या IMF के साथ जो मुआहदे हुए हैं उसके मुताबिक आपने बढ़ानी है प्राइसेस? PTI और खुशखबरी, मैं तो एक छोटा सा सवाल करूंगी, अभी हमने सेल्स टैक्स आज ही कम कर दिया है पेट्रोल के ऊपर, अब तो हम सेल्स जी अभी आया है कि हमने सेल्स टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर कम कर दिया है। हुकूमत तो अपना पेट काट के अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है और हुकूमत यही चाहती है कि इनकी हुकूमतें जो 30-30 रुपए की सब्सिडी 30-30 रुपए के टैक्सेस ले रही थी, आज हम तो 1.62 के टैक्सेस ले रहे हैं। और इनसे पूछे ना कि ये अगर आज इनकी हुकूमत होती तो पेट्रोल तो कोई 185-190 पे पहुंचा होता। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपना पेट काट के अपने टैक्सेस कम करके 450 अरब का नुकसान करके टैक्सेस में अवाम को रिलीफ दे रही है। प्रोग्राम क्लोज करना है तो क्विकली ये बता दें कि पेट्रोल की प्राइस नीचे आ रही है? नहीं देखें जी, इस वक्त जो करंटली पेट्रोल की प्राइस है, पेट्रोल अपनी उसी प्राइस के ऊपर है। बीच में 3-4 दिन के लिए जो उसकी प्राइस कम हुई थी, जाहिर है ऑन एवरेज उसको जरूर अकाउंट फॉर किया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूं कि हुकूमत ने आज ही सेल्स टैक्स पेट्रोल और उसके ऊपर कम किया है। इन आटा चोरों के पास कोई अच्छी खबर नहीं है। ये खुशखबरी मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को मिलेगी कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम हो रही है, ये खबर मुझे नहीं लगता कि हम सुनेंगे। प्रोग्राम क्लोज करना है। आलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, धामड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया और अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। वील सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।